देखिए भाई, आज के शुभ अवसर पर जैसा कि हमारी प्रथा है कि हम स्टडी मैट के सॉल्यूशन करते हैं सारे, तो कौन से चैप्टर के करने वाले हैं आज? सैलरी के। लेकिन इस बार हम अलग क्या कर रहे हैं कि पहले हम सारे प्रोविजंस को पढ़ देते, उसके बाद स्टडी मैट को सॉल्व कर देते। इस बार हमने अप्रोक्स आधे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं और आधे प्रोविजन के बेस पे हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसमें इलस्ट्रेशन 20+ है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन है, तो उसमें से मेजोरिटी हम कर लेंगे आज की डेट में। तो जो हम कर सकते हैं जिसमें कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, मैंने उस सभी पर टिक लगा दिया है। कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे आप और कोई भी प्रोविजन की कॉपी नहीं खोलेंगे। हालांकि हम आज इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हालांकि हमारा टारगेट कुछ और था, पर चलो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। इन्होंने 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीमा में कुछ भी नहीं होता, और जब ऑप्ट आउट आप करते हैं 115 BAC के बाहर जाते हैं जब आप, यानी कि अब जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीमा चल रहा है 115, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं होती, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हर क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया है, तो हमें एक हिस्से को सॉल्व करना है, मतलब नॉर्मल प्रोविजन जैसे रहते हैं बस वो वाला हिस्सा चेक करना है। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, बेसिक, उसके बाद डीए, उसके बाद कमीशन। कमीशन कैसा है बताइए? परसेंटेज बेस्ड है या अदर वाला कमीशन है? अदर वाला कमीशन है। मोटर कार दी है पर्सनल यूज के लिए, एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर। बताइए फटाफट से क्या होगा? मोटर कार दी है कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो आना क्या चाहिए था? 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और प्लस जो खर्चे आप दे रहे हो। दोनों में से कोई चीज है क्या? ये पर्सनल यूज समझ में आया? पर्सनल कौन सा? एक पर्सनल एक बोथ, ये कौन सा वाला है? पर्सनल। तो कार भी दी और खर्चे भी है, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट प्लस जो भी एक्सपेंसेस आप दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में दोनों ही नहीं गिवन, और सीधा लिखा है दोनों मिला के 1500 पर मंथ के होते हैं। तो हम क्या करेंगे बताइए मजबूरी में? 1500 × 12। आगे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है हमें कितने का? 15,000 पर मंथ का। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA exempt in the hands of मिस्टर राजकुमार, assuming that he paid a rent of 16,000 पर मंथ for his accommodation at कानपुर। कानपुर मतलब कौन सी सिटी? अदर देन मेट्रो सिटीज। ठीक है। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, यहां पर लिखा हुआ है। कई सारे बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और ये नहीं बताया कितना फॉर्मिंग पार्ट है। बताइए पूरा मानेंगे? क्या ये बात समझ में? पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद लिखा है मिस्टर राव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। शिफ्टिंग आउट वर्ड का मतलब ये है कि रिलीफ है, मतलब हम नॉर्मल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, माइनस की चीजें माइनस होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो मुझे सिर्फ HRA बोला है, तो मैं पूरी सैलरी निकालू या HRA ही निकाल दूं? HRA निकाल लें। HRA की कैलकुलेशन आप फटाफट से करवाएंगे। बताइए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यही पूछा है कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा। तो पहला वाला जो होता है वो कौन सा होता है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड। बताइए कितना HRA रिसीव हुआ है? कितना HRA रिसीव्ड हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा HRA 15,000 पर मंथ। और 15,000 पर मंथ मतलब 1,80,000। कोई रिटायरमेंट नहीं है तो मंथ्स वगैरह देखूं। बी पॉइंट कौन सा होता है बताइए फटाफट से? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और उसके बाद प्रोविजन क्या होता है बताओ? सी पॉइंट में क्या होता है? 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी, जो कि यहां पर कौन सा होगा? 40% ऑफ सैलरी। चेक करते हैं रेंट पे कितना कर रहा है। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि रेंट जो पे कर रहा है वो 16,000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है। तो 16,000 × 12 बताइए कितना होगा? 192 का आप रेंट पे कर रहे हो, जिसमें से मुझे 10% ऑफ सैलरी निकालना। और 10% ऑफ सैलरी क्या होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर 40% निकालना, तो मैंने कहा एक और नोट बनाएंगे इसका कि यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है। बताइए HRA की सैलरी क्या होती है? बेसिक होती है, प्लस डीए कौन सा वाला? कवर्ड वाला यानी इफ वाला, और प्लस कौन सा वाला होता है? परसेंटेज बेस्ड फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, जिसमें मेरे पास बेसिक है। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? 40,000 पर मंथ, और 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया 4,80,000। और डीए कितना है? डीए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,000 पर मंथ, और पूरे साल का हो गया कितना? 72,000। कमीशन क्योंकि परसेंटेज बेस्ड फिक्स कमीशन नहीं है टर्नओवर पे, तो यहां पर मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया उसको। 5,52,000 ये मेरी पूरे साल की सैलरी आ गई है, जिसमें से मुझे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी यानी 5,52,000। तो अमाउंट आया मेरे पास कितना? 1,36,800। और इसी 5,52,000 का आपको निकालना है 40%, 2,20,800, जिसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? 1,36,800। और अगर आप पूछना चाहें कि टैक्सेबल कितना होगा? 43,200। आई होप ये क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है और सिर्फ हमसे यही सारी चीज़ें पूछी गई, तो हमने फटाफट से निकाल दिया इसको। और आंसर है हमारा 43,200। आप इसके वर्किंग नोट पढ़ना चाहें, इतना फालतू टाइम है तो पढ़ सकते हैं।
तुम्हें पता है कौन से पेज पे आ चुका है? पहले ये लास्ट पे गया, फिर ये फर्स्ट पे आया। कौन सी इलस्ट्रेशन की है अभी हमने? इलस्ट्रेशन नंबर 1 की है। और जल्दी से हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 2। बताइए कौन है ये? श्रीकांत, जिसके कितने बेटे हैं? 2। मतलब ये गया जीवन में। ही इज रिसिप्ट ऑफ व्हाट? ही इज रिसिप्ट ऑफ व्हाट? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितने रुपए का? 150 पर मंथ। मतलब 150 रुपए में कौन पढ़ाई करवाता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा अलाउंस कैसे दिए हुए हैं। तो इनकम टैक्स आया था 1961 में। 150 रुपए पर मंथ बच्चे की पढ़ाई करा लो तुम। 150 रुपए एक हफ्ते में आते जाते मोमोज खा लेता है वो, एक हफ्ते में, चाहे तबीयत खराब हो या नहीं हो, या बिरयानी खा लेता है। क्या ये बात समझ में आती है? फॉर हिज एल्डर सन। एल्डर वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़े वाले बेटे के लिए 150 रुपए और छोटे वाले बेटे के लिए 70 रुपए। मतलब समझ रहे हो, आधा भी नहीं दिया पैसा। बताओ क्या मतलब है ये? यंगर सन श्रीकांत को मिल रहे हैं भाई, मुझे थोड़े मिल रहे हैं। बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल। दोनों बच्चे जो हैं पढ़ाई करने स्कूल में जा रहे हैं। ही ऑल्सो रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंस। और उसे और भी अलाउंस मिले। ट्रांसपोर्ट ट्राइबल एरिया। पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि ट्राइबल एरिया और स्पेशल अलाउंस पर आपको ध्यान नहीं देना, और कहीं बीच में आएगा तो उसी समय समझा दूंगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो अब आप बाकी सारे ना पता हो, लेकिन ट्राइबल एरिया पता होना चाहिए। क्या ये बात समझ? तो मेरे पास कितने अलाउंस? उसने क्या बोला? कंप्यूट ऑल टैक्सेबल अलाउंस। मैंने कहा भाई साहब ऑल टैक्सेबल अलाउंस कॉपी में लिखूंगी अलग से, इसी में जूम करके दिख जाता है, दिख जाता है वो पूरा। बहुत बढ़िया। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करता हूं। मैंने कहा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे हम ऐसे लिखते थे 150 फिर 70 ऐसे करके। क्या आप एक साथ लिख सकते हैं? बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। यस। तो मैं लिखूंगा पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है बताइए कितना? चेक कर लेते हैं एक बार। रिसीव्ड, रिसीव्ड कितने के हिसाब से हुआ है? 150 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 12। बताइए कितना? 26,000। हाँ यही लिखा है मैंने। माइनस क्या लिखूंगा? एग्जेम्प्ट। देखो जिसको 150 मिल रहा है उसका 150 में से कितना एग्जेम्प्ट होगा? 100। और जिसको 70 मिल रहा है उसको कितना एग्जेम्प्ट होगा? 70। तो 100 प्लस 70 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 12। कितना आएगा? 20, 40। तो टैक्सेबल कितना आया? 600 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमारा टैक्सेबल आ गया। दूसरा उसे कौन सा मिल रहा है? ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस तुम्हें मिल कितना रहा है जरा ये बताओ? 500। तो मैंने कहा ट्राइबल एरिया अलाउंस रिसीव्ड 500 इंटू 12 कितना आ गया? ये 6000 माइनस एग्जेम्प्ट। कितना बताया मैंने आपको? 200 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब 200 इंटू 12 कितना हो गया? 2400 तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और आउटर कॉलम में लिख देंगे। और आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा? 3600 अमाउंट पर हम ट्राइबल एरिया लगाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों का पेपर देंगे, और कई बच्चों को पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और उसी में 2 घंटे लगा देते हैं। 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो 4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप सोचो, आप मैंने 2 घंटे लगा के किया तो ये 70 नंबर दे देगा? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा अलाउंस है बताओ? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा बस वही बताएगा, आप बताएंगे मुझे बस। जी नहीं, जो मैं पूछूंगा अभी वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा है? 1800 पर मंथ का। आपका इसके बारे में क्या विचार है बताइए? 1800 इंटू 12 के हिसाब से मिल रहा है। बाकी बच्चे जरा मल्टीप्लाई करके बता दें तब तक। 21,600 मिल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? माइनस एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट कर दो? क्वेश्चन आपके सामने। देखो आप सवाल के बदले सवाल नहीं पूछेंगे आप, है ना? पिटेंगे वरना। फुल्ली टैक्स। 2 ही केसेस में इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। पहले जिसको मिल रही है या तो वो हैंडीकैप्ड है तो 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलती है। क्या आपको पता है? क्या ये कहीं से फिजिकली हैंडीकैप्ड लग रहा है आपको? लग रहा है मतलब 3200 नहीं? सोच लो, सोच लो। आज मैं हथियार उठाऊंगा और एक बच्चे का मर्डर करूंगा मैं, देखना जरा ध्यान से तुम। रुक जाओ अभी। और अगर मैं मार दूं किसी बच्चे को तो आप अलाउंस कहाँ लिखे हैं मैंने? रुक जाओ अभी मैं मारूंगा एक बच्चे को पकड़ के अभी।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर व्यक्ति फिजिकली चैलेंज है तो 3200 पर, और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है तो 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम अमाउंट, सबसे आसान 10,000, विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको। क्या ये मेरी बात समझ आती है? ठीक है। नालायक, अब वो कहाँ खो गया वो स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बताइए, एग्जेम्प्ट कितना करें भाई? ना तुम फिजिकली चैलेंज्ड हो और ना ही तुम ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हो, दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कितने अमाउंट पर टैक्स लगेगा? 21,600 की अमाउंट पर टैक्स लगेगा। और आप मुझे फटाफट से अमाउंट टोटल करके बता देंगे। 25,800 पर क्या लगना चाहिए बताइए? टैक्सेबल अलाउंसेस हैं 25,800 के। अमाउंट बदल जाएगा, प्लीज इन सभी चीजों को इग्नोर करें, और मेरी ऐसी आईसीआई से भी प्रार्थना है कि ऐसी चीजें डाल के बच्चों के साथ गलत ना करें। सैलरी पढ़ते समय बच्चों का कुछ नहीं पता कि सब टैक्स रिजीमा क्या होता है, वो टैक्स लायबिलिटी निकालते तब पता होता है, तो क्या चेंजेस करने वो हम तब पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप ऐसे आंखें बंद कर लीजिए जैसे महाभारत में उसने की थी। किसने की थी? हाँ, गांधारी ने बंद की थी, और किसी की पहले से थी, धृतराष्ट्र जी की। बिल्कुल ऐसे आंखें बंद कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्या हुआ? मिस्टर सागर, जिसने क्या रिटायरमेंट ले ली है, कौन सी तारीख को? 1/10/2023। आफ्टर सर्विंग हाउ मेनी मंथ्स इन 2023-24? जोड़ना पड़ा, कर 6 महीने। ठीक, 6 महीने के बाद उसे क्या मिला बताओ कंपनी से? क्या? 5,000 रुपए की पेंशन। बताओ क्या होता है इसमें? और वो भी उसने कहा 1/2/2024 को कि इसको भी इकट्ठा ही दे दो। एंड रिसीव्ड 3 लाख रुपए एज कमिटेड पेंशन। आपको बताना है, बताइए अगर वो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो क्या होगा? समझ रहे हो आप? पेंशन में 15/26 होगा। पेंशन मिलते समय 15/26 करेंगे, और नॉट कवर्ड होगा तो 15/30 कर देंगे। किसमें? पेंशन में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग। क्या अज्यूम करूं बताओ? वो कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा बताना जरा। कम्यूटेड वाले में होता है, कम्यूटेड वाले में। एक सेकेंड, दोबारा बताओ। जी हाँ, सही तो बोला है। अगर अनकमिटेड है तो तुम कोई भी एम्प्लॉय सही काम करे बिना तुम्हें फ्री फंड में बुढ़ापे में पैसे मिल रहे तो टैक्स तो लेंगे तुमसे। इसलिए मतलब अनकमिटेड वाले पे कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेड वाला है तो गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट वाला तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, और नॉन गवर्नमेंट, हाँ सही बोला मैंने, गलत कहाँ बोला? गलत बोला मैंने आपको? नहीं देखो, वो वैसे ही गुस्सा आता है उनको। ये एक प्राइवेट सेक्टर है जिन्हें ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है। ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है तो बताइए फिर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस में क्या लेंगे जब ग्रेजुएटी रिसीव होती है? तो पार्ट देयर ऑफ लेते हैं, पार्ट देयर ऑफ नहीं लेते? चलो ठीक है, तो हम नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय है और ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मुझे कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से बताओ? 3 बार। 3 असेसी है मेरे, और 3 की क्या मेरे पास जगह है? उससे क्या है? 1 मिनट रुको। सबसे मैंने कहा अगर पहले ये कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दूसरी बार कौन सा एम्प्लॉय बनाओ बताओ? और तीसरी बार प्राइवेट ही रहेगा। लेकिन इस बार प्राइवेट को ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है, और इस बार वाले में प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रही है। और इस क्वेश्चन को मैं 3 बार सॉल्व करूंगा। जरा सारे बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं निकालूंगा कौन सी वाली पेंशन बताओ? तुम्हारी क्लास में होता है मेरे साथ सुबह से 3री क्लास। और कोई सैलरी पूछेगा तुमसे? कह रहे मेरे साथ भी आपकी क्लास में होता है। कमल सर पूछेंगे तुमसे सैलरी ग्रेजुएटी कवर्ड? नालायक। हाँ मेरी गलती है। अनकमिटेड पेंशन की बात ही करते हैं भाई। वो रिटायर हुआ 1/10 को, तो 6 महीने की तो सर्विस हो गई, तो 6 महीनों से पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन बीच में उसके दिमाग में कुछ खुजली और उसने कहा 1 फरवरी से मैं पैसे जो है कम्यूट करा लूंगा। तो इसका मतलब पेंशन मिलनी कितनी चाहिए थी? 5,000। तो 5,000 उसे मिली 10वें महीने में, 11वें महीने में, 12वें महीने में और जनवरी में, यानी कि 4 महीने के लिए 5-5 हज़ार रुपये मिले। तो हमने कहा ठीक है, तो अनकमिटेड पेंशन उसे मिलेगी 5,000 इंटू 4 महीने प्लस कितने परसेंट को कम्यूट करा लिया उसने? 60% को कम्यूट, मतलब 40% मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपये मिलेंगे। और कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर 2,000 इंटू 2 महीने,
तो 24,000 हो जाएगा। बताइए कौन से केस में टैक्सेबल होगा, जल्दी से बताओ। तीनों केस में, इसलिए कोई नोट वोट बनाने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर मैं लिखूंगा, बताओ कौन सी वाली पेंशन, कमिटेड पेंशन। कमिटेड पेंशन में मैं लिखूंगा पहले तो जो रिसीव हुई है, रिसीव कितनी रिसीव हुई है बताओ, 3 लाख रुपए। तो मैं हर जगह लिख दूंगा यहाँ पर 3 लाख 3 लाख 3 लाख। हम वर्किंग नोट भी बना सकते थे, वर्किंग नोट भी बना सकते थे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट का कॉलम बना रहा हूँ, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक। एग्जेम्प्ट कितनी होगी, मैंने कहा तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जाओ, जाओ मतलब एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। लेकिन जब बारी आएगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो हमें देखना पड़ेगा कि 15/26 होगा या 15/30। मैंने कहा अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो, और तुम्हें ग्रेजुटी रिसीव हो रही है, तो ध्यान रखना तुम्हारी जो एग्जेम्पशन निकालेंगे हम, वो हम कैसे निकालेंगे। मैंने कहा तुम बताओ कितने पैसे रिसीव हो रहे, 3 लाख, कितनी अमाउंट को तुमने कम्यूट कराया है ये बताओ, 60% को। और क्या तुम्हें ग्रेजुटी रिसीव हो रही है, हमने जो सेकंड वाला केस है उसमें हाँ रिसीव हो रही है, तो तुम 1/3 ले लो, यानी कितना 1,66,667 रुपये का आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। लेकिन अगर तुम वहीं पर कौन से एम्प्लॉय हो, जल्दी से बताओ, नॉन गवर्नमेंट, और तुम्हें ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या करोगे बताइए, एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे। हमें कितने मिल रहे थे, 3 लाख, और उसे डिवाइड कर देंगे कितने से, 60%, जिससे क्या आता है 100% अमाउंट निकलती है, और तुम्हें ज़्यादा की एग्जेम्पशन देंगे, यानी कितना आ जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख की तुम्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी यहाँ पर। और इस अमाउंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लाख कितना 66,667, और यहाँ पर 2,50,000। और आप मुझे बताएंगे इस अमाउंट को माइनस करके, माइनस वाली अमाउंट माइनस, प्लस वाली अमाउंट प्लस। एक सेकेंड, सारे बच्चों के कैलकुलेटर पे आ जाना चाहिए। पहले वाली अमाउंट बताइए, पहले वाला तो मैंने निकाल लिया 24,000, 1,57,335, 74,000। तो 24,157,333 और 74,000, 24,157,333 और 74,000 कैसे निकाला मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर आना चाहिए, बस आगे चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्या कोई रिटायर हो रहा है, यस रवि रिटायर हो गया, बताओ 12th हुई नहीं लेकिन रिटायर हो गया है, कौन सी तारीख को बताओ, 15/6/2023 को। 15/6 का मतलब क्या है, ये बीच बीच में क्या किया उन्होंने बताओ जरा, बीच महीने में रिटायर हो, बताओ, इतनी भी तमीज नहीं कि कम से कम महीना तो पूरा कर ले। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ व्हाट 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ऑफ सर्विस। हालांकि मुझे रिटायरमेंट की डेट से कोई लेना देना नहीं है, बताओ क्यों, लेकिन अगर उसे पेंशन मिली होगी तो कौन सी तारीख से मिली होगी, 16 तारीख से। अब देखते हैं क्वेश्चन ने ऐसा दिमाग खराब हमारा किया है या नहीं। एंड रिसीव्ड व्हाट ग्रेजुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और सैलरी कितनी थी, बेसिक प्लस डी है, जिसमें से कुछ फॉर्मिंग पार्ट था, कमीशन टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, बोनस है हमारे पास, और सिर्फ ग्रेजुटी का क्वेश्चन है। अगर ग्रेजुटी के अंदर अगर रिसीव हो रही होगी ग्रेजुटी, तो कितने एग्जाम्प्ट होगा, जी हाँ। तो इसका मतलब इसमें पॉइंट कौन सा था, फिर बाइफरकेट करता था दोनों को अलग अलग, कवर्ड और नॉट कवर्ड। अगर वो ग्रेजुटी एक्ट जो मिल रहा है उसे ग्रेजुटी उसके एक्ट में कवर्ड है या नॉट कवर्ड, तो उसने कहा कैसे निकालना है ये बताना जरा। उसने कहा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर्ड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है नॉट कवर्ड है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैंने कहा भाई तुम्हारा नहीं निकालूंगा, बताओ क्यों। लेकिन क्या है इसका अनकमिटेड वाला हिस्सा निकालूंगा या नहीं, या वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो किस में आता है, वो किस में आता है, कभी पेंशन में। ठीक, मैं कंफ्यूज कर देता हूँ है ना, कोई बात, तो मेरा काम है, देखो इसी से तो याद होगा आपको। पहले कौन से वाला केस कर रहा हूं मैं, कवर्ड वाला, और वो प्राइवेट एम्प्लॉय है उसी का, और फिर कौन सा केस करूंगा जल्दी से बताओ, नॉट कवर्ड वाला। मुझे निकालना क्या है, कह रहा है टैक्सेबल ग्रेजुटी निकालो। मैंने कहा अभी निकालता हूं, पहले तुम बताओ एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव कितनी हो रही है, एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड क्वेश्चन में कितनी लिखी हुई है, 15 लाख रुपए की ग्रेजुटी रिसीव हो रही है, तो दोनों के अंदर लिखूंगा मैं 15 लाख और 15 लाख। अब मैं क्या लिखूंगा जरा जल्दी से बताओ, एग्जेम्प्ट, और इस एग्जेम्प्ट के लिए नोट बनाऊंगा सुंदर सा, और यहाँ पर लिखूंगा टैक्सेबल ग्रेजुटी। क्या मेरी बात समझ में आती है। और अगर मेरा मन किया कि क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी बात मान लूँ, तो कौन सा एम्प्लॉय लिखूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिखूंगा 15 लाख, और एग्जेम्प्ट में अभी लिख देता हूँ 15 लाख, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, 15 लाख।
और इसका आंसर भी लिख देंगे अभी। क्या मेरी बात समझ में? तो मुझे कितने नोट बनाने पड़ेंगे बताइए फटाफट से? बस 2। पहला नोट किस चीज़ का होगा आपको समझ में आया? अगर खाली ग्रेजुएटी का क्वेश्चन आया तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको मेरे आंसर में। नोट नंबर 1 बनाऊंगा मैं, बताओ कौन से एम्प्लॉय के लिए, जो कवर्ड है या नॉट कवर्ड है? कवर्ड वाले के लिए। कवर्ड वाले के लिए क्या निकाल रहा हूं मैं? एग्जाम्पशन, वो मैं वहां पर लिख दूंगा, नोट नंबर 1 रेफर करो या नोट नंबर 2 रेफर करो। मैंने कहा तुम बताओ फिर तुम्हारा क्या करे। वो कह रहा है 15/26 मल्टीप्लाइड बाय विच सैलरी? लास्ट ऑन सैलरी। एंड लास्ट ऑन सैलरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी? व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? जल्दी से बताइए। ये मुझे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो सैलरी ले रहा हूं वही सैलरी सही है। देखिए बेसिक सैलरी कितनी है? 50,000। डीएनएस अलाउंस 10,000, जिसका कितने परसेंट? 60%। यानी कि मैं क्या लूंगा, क्योंकि कौन सा वाला केस है? कवर्ड वाला। और अगर ये नॉट कवर्ड वाला होता तो फिर वो करते। तो 50 + 10 यानी कितना हो गया? 60,000। तो मैं जो कवर्ड वाले केस में सैलरी लूंगा वो लूंगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ, जिसकी वजह से 26 साल हो जाएंगे। कितने साल? 27 साल। 9,34,615 ये एक अमाउंट आती है कवर्ड के अंदर जब एग्जाम्पशन निकालते हैं, लेकिन उससे भी पहले आती है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कितनी रिसीव हो रही है? 15 लाख। और उसके बाद निकालते हैं बी पॉइंट, जिसमें क्या लिखते हैं बताइए? मैक्सिमम लिमिट, जो कि कितनी है? 20 लाख। और सी पॉइंट है ये, जिसमें हमारे पास अमाउंट सबसे कम निकल के आई है 9,34,615, जिसको हम यहाँ लिख देंगे 9,34,615। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब बताओ कौन सा वाला वर्किंग नोट बनाऊं? कवर्ड वाला हो गया, अब कौन सा वाला बनाऊं? नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड वाले में उससे भी पहले मैं नीचे लिखनी पड़ेगी मुझे इस केस में सैलरी, अदरवाइज आप कमीशन में गड़बड़ कर दोगे। सैलरी में मैं कौन कौन सी चीजें लूंगा? मैंने कहा सबसे पहले कौन सी लूंगा? बेसिक। बेसिक कितनी थी बताओ? 50,000, वो लेंगे बेसिक। प्लस कौन सा लेंगे? डीए। इफ डीए कितना था? 10, लेकिन 60% कवर्ड था तो 6,000 आएगा। और प्लस कमीशन लेंगे। जरा ध्यान से सुनना, कमीशन कैसे लेंगे इसके लिए मैं सैलरी का नोट बना रहा हूं। 1% टर्नओवर 1,20,00,000 का है, तो 1,20,00,000 का 1% कितना होगा? 12,000 या 1,20,000? 1,20,000। अब 1,20,000 कितने महीने को डिनोट कर रहा है? 12। तो मुझे कितने महीने का चाहिए? 1। करिए जरा 12 से डिवाइड, 10,000। तो ये 10,000 की कमीशन मैं यहां पर लिखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। कहां गया? कहां गया? ऊपर। ये मेरी सैलरी है। इन सभी चीजों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? जरा जल्दी से बताओ। किसी से भी नहीं, ऐड करनी है बस। 66,000 की मेरी सैलरी है। और यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले लिखूंगा बताइए क्या? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि कितना है? 15 लाख। और बी में फिर से लिखूंगा कौन सा? मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 20 लाख। और सी पॉइंट में आएगा 15 बटे कौन सा? 26। क्या मैंने 15 बटे 26 कर दिया था? सही है, 30 लिखना है। हाँ सही है, उसमें सही किया मैंने। 15 बटे 30 मल्टीप्लाइड बाय, बताइए कौन सी सैलरी? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई ये रही 10 मंथ से मल्टीप्लाई और ये रहा 10 मंथ से डिवाइड, और यही मेरी एवरेज सैलरी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं कि हमने सैलरी में क्या इंक्लूड किया है, सॉल्व करके आना है आपको। प्रोविजन नहीं समझाना है, लॉ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कितना आएगा बताइए? निकाल भी रहे हो? मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बताओ कितने लूं? 26। क्यों नहीं ले रहा मैं आगे वाले? बिकॉज फ्रैक्शंस टू बी इग्नोर्ड एंड कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेने। बताइए जल्दी से कितना आएगा? हाँ जी, 8,58,000 की एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगी। और इस अमाउंट को मैं यहां पर लिख दूंगा 8,58,000। अब जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी? टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल ग्रेचुटी? पहले वाला बता रहे हो? 5,65,385, 6,42 नील। 5,65,385 और 6,42,000 और नील। कैसे निकाला है पता नहीं, लेकिन आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर बताइए कौन सा है? 5 इलस्ट्रेशन। अभी तक जो हमने की है क्या कोई छोड़ी है? नहीं, आ जाएगा। अभी तक कोई भी हमने इलस्ट्रेशन छोड़ी है? नहीं। इलस्ट्रेशंस को समझाए जा रहे हैं। मिस्टर गुप्ता जी रिटायर कब हुए बताओ? 1/12/2023 को। कितने साल की सर्विस के बाद? 20 साल की सर्विस के बाद। देखो तमीजदार आदमी, फ्रैक्शंस में कंफ्यूज नहीं कर रहा बच्चों को, है ना? कह रहा पूरा। एंड लीव सैलरी ऑफ 5 लाख मिली है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? लीव सैलरी मतलब छुट्टी पे रहता है तो पैसे लेके जाता है? हाँ, छुट्टी पे रहता है तब भी पैसे लेके जाता है, उसी को लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। ठीक। अदर डिटेल, क्योंकि हमारे टीचर ने लीव इनकैशमेंट तो पढ़ाई थी लेकिन लीव सैलरी तो पढ़ाई नहीं, है ना? पढ़ो। बेसिक सैलरी कितने की है? जल्दी से पढ़ो। 5,000 पर मंथ, जो कि इंक्रीज हुई थी 1/4/2023 से। क्या इसका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? आप बताएंगे, सिर्फ आप।
पड़ेगा क्या? 1,4 से बड़ी है तो इसका मतलब पूरे साल की सैलरी यही रही होगी, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अभी बताता हूँ तुम्हें, अभी जाओ। एक मुझे पहले पीटने दो, कूटूंगा पकड़ के तब बताऊंगा। उसमें एवरेज सैलरी लिखते हैं और एवरेज किसके बेस पे निकालते हैं? लास्ट 10 महीने। और वो रिटायर कब हुआ जरा ध्यान से देखो, 1/12 का मतलब क्या है? कितने महीने बाद? कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद कितने महीने हुए? अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने हुए? एक सेकेंड, 8 महीने हुए। अभी तक इतनी मैथ ठीक है मेरी। 8 के बाद में क्या मुझे पीछे 2 महीने जाना पड़ेगा? हाँ, उसमें सैलरी गलत आएगी, नालायक। अच्छा, पहले कुछ बोलने वाला था, फिर मैंने कहा देखो इस साल में तो सैलरी इतनी ही है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सही कह रहे हो आप, 1,4 से तो वही है, गधा कहीं का। डीएनएस अलाउंस कितना है? 3,000, और जिसमें 60% फॉर्मिंग पार्ट है। आगे चलिए। अरे अच्छा, कमीशन 500 पर मंथ, बोनस 1,000 पर मंथ, लीव अवेल ड्यूरिंग द ईयर 480। क्या सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं या नहीं आते टैक्सेबल सैलरी में? जल्दी से बताइए, सैलरी के मीनिंग में। हाँ, ये किसमें, ये इसमें क्या होगा? सैलरी का मीनिंग ही नहीं है। अरे भाई साहब, लीव इनकैशमेंट की सैलरी का मीनिंग पूछो तो मैं कहां कंफ्यूज कर रहा हूं? और डीएएफ और परसेंटेज बेस्ड फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं आएगा अगर हुआ तो आप कह रहे हैं बेसिक प्लस डीएएफ आएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें, ये सारी चीजें। हाँ, नहीं तो सैलरी भी तो देखी ना, कौन कौन सी सैलरी का एवरेज करेंगे भाई? बेसिक प्लस डीए 3,000 इफ, और उसके बाद वो है नहीं इसमें, और ये नहीं आएगा सैलरी में, नहीं आएगा। यही तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। ठीक ठीक ठीक। अरे यार, एक बार भी नहीं बोला तुमने, एक बार भी तुमने हाँ नहीं बोला, बताओ। He was entitled to 30 days leave every year। बताइए जरा ध्यान से। उसने कहा ये अलाउड है 30 दिन, तो मैं कुछ करूं क्या? नहीं। अवेल्ड है तो बस माइनस कर देंगे इसमें से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी। अगर वो कैसा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर वो कैसा है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बताओ क्या करूं? एग्जाम्प्ट बताया नहीं था, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं? एग्जाम्प्ट। लेकिन जो अनकमिटेड वाला हिस्सा होगा वो पेंशन में होता है। मुझे याद दिलाते रहा करो, मुझे सारी कंफ्यूजन है और मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। जी नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होगा बताइए जरा? टैक्सेबल होगा लेकिन तुम्हें एग्जेम्पशन देंगे, तो अभी लो, अभी देते हैं। हमें पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल लीव सैलरी, नॉट द टैक्सेबल सैलरी। इसका मतलब बाकी पूरा क्वेश्चन मत करो, सिर्फ क्या करना है? लीव इनकैशमेंट को सॉल्व करो। मैंने कहा अभी रुको, खाली मैं एग्जेम्प्ट वाला वर्किंग नोट बना दूं, बाकी आप समझ जाएंगे। खाली एग्जेम्प्ट वाला वर्किंग नोट बना तो बाकी बचा क्या? आगे लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, बताइए जरा फटाफट से, लीव इनकैशमेंट कितने की रिसीव हुई है? कहाँ लिखा हुआ है? 5 लाख। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट आप बताएंगे बस। वेरी गुड, अब हमने देख ली है, चेंज हो गई थी, बहुत बढ़िया, 25 लाख हो गई है। और तब से ही तुम्हें याद है, वरना तुम 3 लाख में कंफ्यूज रहते थे, पता है तुम्हें? आगे इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 3 या 4? 4 पॉइंट है, बाकी 2 पॉइंट का नाम बताएंगे आप। 10 मंथ को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एवरेज सैलरी से, और मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद बताओ, आप बताओ, आप अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड लीव जो हम निकालेंगे क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो मैं इसे 30 से डिवाइड ही कर दूंगा। ठीक है, एवरेज सैलरी उसे कर देंगे। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट बताता हूँ, बताइए किस चीज़ का? आप बताओ पहले क्या निकाल लूँ? एवरेज सैलरी का वर्किंग नोट। तो जब अप्रैल से लेके सैलरी की बातें की जाएंगी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कि दिसंबर में 1 तारीख को गया वो। इसका मतलब क्या है? 8 महीने की सैलरी जो है वही है जो तुम बोल रहे हो, मतलब 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 8 मंथ्स की सैलरी तुमने ली, और ये सैलरी बढ़ गई थी, बताइए कब? इसी साल के पहले दिन, मतलब 1/4 को। इसका मतलब इससे जो पिछले महीने तुम्हें मिल रही थी सैलरी, वो कितनी रही होगी? 4,000।
तो तुम्हारे एम्प्लॉयर ने चालाकी की है हमें गुमराह करने के लिए, लेकिन हम उसको एवरेज कर देंगे। क्या मेरी बातें समझ में आती है? डिवाइडेड बाय कितने महीने? 10 मंथ्स। समझ में आया? एवरेज अलग भी आ सकता है, बताइए कितना आएगा? बोला क्यों नहीं? अच्छा, जब मैं पूरा सॉल्व कर देता तो उसमें क्या है, ये है हमारी क्या बताइए, बेसिक। अब मैं इसमें क्या प्लस करने वाला हूँ? डीए। उसमें क्या है? डीए के बारे में आपका क्या ख्याल है बताइए? 3000 इंटू 60% यानी कितना हो जाएगा? 1800। 1800 का क्या करूं बताओ? 1800 इंटू 10। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मैंने सही किया है गलत किया है? बताओ। देख लो एक बात, मैं अब क्वेश्चन आगे बढ़ा दूंगा और गलत करने पे आप पिटेंगे। इसमें भी डाउट में है। चलो आगे। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डिवाइड किससे करना है? 10 महीने से। पूरी कैलकुलेशन करके एक बार में बताइए 10 महीने से। इसका भी यही आ रहा है सभी का? ठीक है, 6600। तो बताओ क्या करूं इसका? 6600 मैंने ऊपर लिखा और यहां पर लिखा 6,60,000, नहीं 66,000। अब आते हैं बताइए किस पे? 6600 पे डिवाइड बाय किससे? क्या क्वेश्चन ने बोला है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर? नहीं बोला है। मैं एक बार देखता हूँ कि कहीं मेरे जो डेज हैं, चलो छोड़ो 30 ही लिख देते हैं और नीचे नोट लिख देंगे। क्या ये बात समझ कि एक दिन की सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा? तो मुझे एक और नोट बनाने की जरूरत है, बताइए क्या? व्हाट? अच्छा, मैंने गलत लिखा है वहां पर, गलत लिखा है मैंने वहां पर, जो डिवाइड बाय 30 किया है। नहीं, सही किया है। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अलाउड? अरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आज तीसरी क्लास है, भगवान ने हाथ पैर सलामत किए हैं तो हंसने के नहीं? बताओ कितने अच्छे दिन है। आपकी 5वीं क्लास है? अरे नालायक, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। 30 और 20 साल से मिल रही हैं छुट्टियां और हर महीने में मिलती है तुम्हें 30 दिन। तो तुम्हें कितनी छुट्टियां मिली? 600। और तुमने ली कितनी? अवेल्ड। अवेल्ड की तुमने 480। तो बताओ जरा तुम्हें कितनी नहीं मिली? ये 120 क्या है? अनअवेल्ड लीव एज पर व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। तुम्हारा एम्प्लॉयर क्या छुट्टी देता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 120 दिन को, हाँ एम्प्लॉयर ने यही दिया है हालांकि, 120 दिन, और ये कितना आ जाएगा? 26,400। तो मेरे पास 4 अमाउंट आ चुके हैं और सबसे जो लीस्ट अमाउंट है वो यही वाला आया है, 26,400। और इसको मैं माइनस कर दूंगा 26,400 और कितना आ जाएगा? 473,600। क्या उसने हमसे यही पूछा है? देखते हैं ज़रा ध्यान से। यस, यही पूछा है। तो 473,600। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? पक्की बात है, ठीक। ये भी इलस्ट्रेशन हमने कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर 6। ए ने रिटायर किया है जी। ए ने रिटायरमेंट ली है कब बताओ? 31 दिसंबर। कह रहा न्यू ईयर ढंग से मनाऊंगा। आफ्टर कितने ईयर्स? 25 साल। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स इनकम के। बेसिक पे 16,000 है 9 मंथ्स के लिए, बताओ क्यों? कब? 9 महीने के बाद रिटायर हो, इसलिए बेसिक सैलरी 9 मंथ्स के लिए। और आपके लिए कैलकुलेट करके दिया, डीएनएस अलाउंस वगैरह सब कुछ है। वो कह रहा देखो दे रहा लमसम पेमेंट रिसीव हुई है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। बताओ इसका क्या करूंगा मैं? टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हर साल इसमें एग्जेम्प्ट करते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट को भी हम एग्जेम्प्ट करते थे ताकि एक साथ पिटाई कर सके। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी इसमें से एग्जेम्प्ट नहीं होगा। बेसिक सैलरी का आपको पता है, डिपॉजिट इन अ पीपीएफ अकाउंट, ये डिडक्शन का मैटर है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। बस इतना हिस्सा मुझे आपको बताना था, बाकी क्वेश्चन में क्या है छोड़ दीजिएगा आप अभी के लिए, ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा स्टार भी लगा, मैं स्टार नहीं पी लिख देता हूँ। पी का मतलब क्या है पता है? पिटोगे नहीं, पेंडिंग। पेंडिंग नहीं, चाहे मिली उन्हें खुद गर्म की, लेकिन खराब थी। उसने कहा विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव मेंशन्ड केस वाज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड?
तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। क्योंकि बताओ क्यों, क्योंकि हम उसे हर साल टैक्स लगाते रहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन शुरू हुआ और यहाँ से मैं आपको एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का, जिसके भी हमने क्वेश्चन नहीं किए, वो भी करा दूंगा इसमें। क्या मेरी बातें समझ में आती है? जरा ध्यान से देखिएगा। बी वर्किंग कहाँ से बताइए फटाफट से। मिस्टर बी वर्क कर रहा है कहाँ पर? XYZ लिमिटेड एंड हैज बीन गिवन द डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द गिवन फॉर। ग्रॉस सैलरी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस सैलरी? सारी चीजें निकालो अदर देन डिडक्शन। डिडक्शन से जस्ट पहले आप सारी चीजें निकाल दीजिए। ठीक है, बेसिक है, डीए है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, टर्नओवर भी दिया हुआ है, बोनस है, ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी कितने की मिली? रिटायर तो हुआ ही नहीं, वो टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी हो, ड्यूरिंग द उसमें टर्नओवर में उसको जो मिलती है, उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, वो हमारी सैलरी का मुद्दा नहीं है। एम्प्लॉयर जो उसके बिहाफ पे करेगा वो सैलरी का मुद्दा है, और इंटरेस्ट जो है ये सैलरी का मुद्दा है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, जैसे जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे वैसे ही लिखूंगा। रिटायरमेंट वाला केस है नहीं, तो फटाफट से बताइए बेसिक सैलरी कितनी? 12 महीने, 1,20,000। साइड में ही सॉल्व कर दो, कोई परेशानी। मल्टीप्लाई बाय कितना? 12 महीने, कितना आया? 96,000। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 0.1%, 50 लाख का 0.1%, 50,000। जैसे 0.1% है 5,000। बोनस मिला है 40,000 का, बताओ क्या करूं? टैक्स लगाएंगे। ग्रेचुटी मिली है काम करते करते, बताओ क्या करूं? टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब दो ही चीज़ें हैं मेरे पास, उसका कंट्रीब्यूशन जो 20,000 का है और दूसरा इंटरेस्ट। अब इसके मैं वर्किंग नोट बनाना चाहूँगा, कहाँ पर बनाएंगे हम? यहाँ पर। उसका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, उस अमाउंट को वो किसी भी चीज के बराबर बता सकता है। वो ये भी कह सकता है कि इस धरती पे इतने जानवर हैं मल्टीप्लाइड बाय 20। ये अमाउंट निकालने का तरीका है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा हम जो आपको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होगा। हमारी सैलरी हमारी ही रहेगी। बताया था आपको कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अप टू 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, कल ही बताया था आपको। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करता है 20% और 12% तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो जो नहीं, ये नहीं करना है आपको, कि जो 20% है वो बेसिक का है और जो 12 होगा वो बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन और टर्नओवर होगा। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो ये अमाउंट निकालने का तरीका है। कई बार बच्चे धोखा कर जाते हैं और 8% पे टैक्स लगा देते हैं। हाँ, इनर कॉलम में लेंगे कि कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो बताइए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक है 1,20,000, तो बताइए 1,20,000 का 20% कितना होगा? तो 1,20,000 का 20% 24,000 का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तक कोई परेशानी? इसमें से मैं माइनस करूँगा, बताइए क्या? एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्प्ट कितना है उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा 12% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज बेस फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी कि 1,20 प्लस 96,000 प्लस 5,000। जल्दी से करिए कितना आएगा? इफ नहीं है उसमें 50% है। 50% मतलब 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 5,000 कितना आ रहा है? उसका 12% करके बता दो सीधा। 20,760 इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ टैक्स कितने पे लगेगा? हाँ जी 3,240। और मैं जो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखूंगा इस बार उसके कंट्रीब्यूशन की, कहाँ बना दिया है मैंने वर्किंग नोट? यहाँ बना दिया। बताइए कितना आएगा? 3,240। इतने पे टैक्स, में तो टैक्सेबल अमाउंट्स लिख रहा हूँ ऊपर। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आसान बात है, 13% मिल रहा है तो 13,000 है। तो बताओ अप टू कहाँ तक एग्जेम्प्ट होगा? 9.5% तक। तो अगर 13% अमाउंट 13,000 है तो बताइए एग्जेम्प्ट कितना? ये वाली बात समझ में आई? दोबारा बताऊं जल्दी से, बताइए ये कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। आप पहले हमेशा 100% अमाउंट निकाल लेना। ये तो दिख रही है, जितनी मिल रही है उससे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाइड बाय 9.5 कर देना। तो कितना आ जाएगा? ये 9,500 तक एग्जेम्प्ट होगा और बाकी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। कितनी अमाउंट पर? 3,500 पर टैक्स लग जाएगा। और टोटल बता दीजिए मुझे फटाफट से कि ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी। चेक कर लो एक बार। बहुत बढ़िया। 292,740 292,740। आप कैलकुलेशन वगैरह देखना चाहें तो इनकी देख सकते हैं। लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल देख सकते हैं। क्या चीज़? डिडक्शन क्वेश्चन ने नहीं बोला, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ग्रॉस सैलरी। रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर मेरा मन करता तो मैं स्टैंडर्ड तो माइनस कर ही सकता था इसमें।
कितने की? 50,000 की। बाकी क्वेश्चन ने बोला नहीं इसलिए मैंने किया नहीं। आगे चलते हैं आगे। अभी तक मैंने कितनी इलस्ट्रेशन छोड़ी है? एक का आधा हिस्सा, यानी कि ऑलमोस्ट सारी इलस्ट्रेशन की है अभी तक। तो हम क्या करेंगे? तो हम 9 भी करेंगे। पढ़िए जरा ध्यान से। मिस्टर दत्ता रिसीव्ड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। क्या इसका कोई क्वेश्चन कराया था मैंने आपको? नहीं, इसका नहीं कराया था। कितने की? 7 लाख की। कितने साल की सर्विस के बाद? 30 साल और 4 महीने की सर्विस के बाद। और उसके पास कितनी सर्विस और बाकी है? 6 साल। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है मैं पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट ही वाज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 डीएनएस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी 5,000 पर मंथ, और कंप्यूट करना है आपको टैक्सेबल वीआरएस। और इसी का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, तो जरा वीआरएस वाले प्रोविजन निकालिए। और उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपको पता होगा कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं। एक्चुअल वीआरएस रिसीव्ड, बताइए कितना वीआरएस रिसीव्ड हुआ। इसी का क्वेश्चन नहीं किया था हमने, इसी के बारे में हम इसको सीख भी लेंगे। तो एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है? 7 लाख। फिर मैक्सिमम लिमिट देखिए, क्या इसकी 5 लाख है या 3 लाख है? 5 लाख। तो मैक्सिमम लिमिट हमने लिखी 5 लाख। इसका मतलब 5 लाख से तो ऊपर नहीं जाने वाला अमाउंट। अब जो सवाल है वो है आपको 3 महीने में हर एक कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस की सैलरी के बराबर देंगे हम आपको। तो 3 महीने से मल्टीप्लाई करना है, सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, और कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना है। क्या ऐसा ही लिखा है आपने प्रोविजन? हर साल में हमने 15 महीने की 15 दिन की सैलरी के हिसाब से भी प्रोविजन पढ़े हैं, जिसमें 15/30 कर देते हैं और हर साल से मल्टीप्लाई। इसमें हर साल के 3 महीने के बराबर आपको सैलरी मिले, यानी 1 साल इंटू 3 महीने। क्या मेरी बात? और कितने ईयर ऑफ सर्विस उसने काम किया है? 30 और 4, तो मुझे कितने लेने? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या मेरी बात समझ में आती है? मल्टीप्लाइड बाय किससे करूंगा? सैलरी से। और सैलरी का मतलब क्या होता है? सेम। जब तक अलग अलग किस में आती है? आरएफए में, एंटरटेनमेंट अलाउंस में और ग्रेचुटी कवर्ड वाले पार्ट में, बाकी सभी में सेम है सैलरी। तो बेसिक प्लस डीए इफ, तो कौन सा है बेसिक प्लस डीए इफ? 20,000 और प्लस 5,000 दोनों ही, यानी कि 25,000 की जो सैलरी है। अब यहाँ 25,000 इंटू 12 करके लिखूँ तो सही रहेगा, 25,000 लिखूँ? 25,000 लिखूंगा। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? गलती मत कर देना कहाँ पूरे साल की लिखनी है, कहाँ क्या लिखना है। तो 25,000 पर मंथ कितना आ रहा है? 22,50,000। उनसे अमाउंट भी मैच होनी चाहिए, ध्यान रखना, तभी वो मार्क्स देंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो भी सैलरी आ रही थी उसमें से कितना टाइम रह गया आपका? कितने साल रह गया? 6 साल। बस 6 साल। हाँ, तो बताइए 25,000 इंटू 6 करिए, 1.5 लाख। इसमें से लीस्ट कौन सा है? हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिया है क्या? हाँ, रिमेनिंग मंथ। तो 25 इंटू, ये पर मंथ है ना, खुद ही सोचो ना कि रिमेनिंग उसे कितनी सैलरी मिल सकती थी। तो रिमेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी? तो 25 6 बार थोड़ी मिलेगी, ये तो पर मंथ है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 12 महीने से। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताइए फटाफट से। 18 लाख। समझ में आया? ये क्या लिखा है मैंने? कितने समय की सैलरी तुमने नहीं ली एज पर जो हमारी सैलरी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये हमने लिखा 18 लाख। एंड लीस्ट कौन सा एग्जेम्प्ट है? 5 लाख। और मिला कितना है? 7 लाख। तो टैक्स लगेगा 2 लाख पे, लेकिन आपकी सारी अमाउंट्स मैच करनी चाहिए, तब जाके आपको इसके प्रोविजन के मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये वीआरएस वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करके किस में क्या करते हो, तो एक बार अलग से अपने खुद के समझने के लिए बैठ के किसकी सैलरी का क्या मतलब, उसका नोट बना के आपको अच्छे से रखना है, वरना गलती होने के चांसेस हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अमाउंट क्या क्या थी? 7, 5, 22, 50, 18। 7, 5, 22, 50, 18। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, ये भी इलस्ट्रेशन हमने कर ली है। आगे चले हम। इलस्ट्रेशन 10 अभी तक हमने छोड़ी। लिखते जाओ कौन कौन सी इलस्ट्रेशन छोड़ी है हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13। ये मतलब नए नए प्रोविजन वो सिखा रहे हैं, बस वो वाली इलस्ट्रेशन हम छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 14 हमने पहले से की हुई है, क्योंकि वो किसकी थी बताओ? आरएफए की। आप ही को कराया था, पहले वाले बैच को कराया था, आप ही कराया था ना। इसका कुछ चेंज वाला पार्ट भी था। 14, 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 16 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट वगैरह है ना। तो ये पहले किए हुए कर्म आगे काम आते हैं, अच्छे वाले भी। अब आते हैं हम कौन से वाले पे? 17th पे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसने कहा यूजिंग द डाटा इन गिवन इन इलस्ट्रेशन 4 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन जिसकी WDV कितनी है? 10,000। कॉस्ट कितनी है? 25,000। 2 एयर कंडीशनर प्रोवाइड किए हैं, जिसका रेंट कंपनी ने पे किया है एयर कंडीशन का कितने का? 4,000 पर मंथ। एंड द टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1/1/2014। हाउएवर मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ। तो पहले मैं इन दोनों का बेनिफिट निकाल दूंगा और लास्ट में जितने भी मंथ के लिए उससे अमाउंट लिया गया है उससे माइनस कर दूंगा। अब सवाल आया उसे प्रोवाइड क्या क्या किया जा रहा है, ये देखिए। टेलीविजन जिसकी WDV आज की कितनी है?
10,000 और कॉस्ट कितनी है 25,000। तो मैं क्या WDV देखूं या कॉस्ट का 10% देखूं? अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन नॉट ट्रांसफर्ड अ टेलीविजन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट का कितने परसेंट करेंगे 10%, और जो भी महीने के लिए है वो करेंगे। पहले मेरी बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? अगर ट्रांसफर कर रहे होते तो टेलीविजन जब खरीदा था हमने वो कितने का आया था, माइनस करते 10% फॉर एवरी कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, और हम WDV निकालते अपने हिसाब से। हाँ, अदर एसेट्स में क्या होता है 10% ही तो होता है। एसएलएम बोल WDV एसएलएम 10% हर साल का निकालते और माइनस करते। मुझे उनके WDV से कोई लेना। एंड टू एयर कंडीशनर द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशनर इज 400 पर मंथ। तो 400 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय जो भी महीने के लिए उसे मिला है, उसने कहा जो ईच, और जो टेलीविजन प्रोवाइड किया गया है वो 1/1/2024 को प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब मुझे बताओ एयर कंडीशन कब प्रोवाइड किया गया होगा? टेलीविजन को तो बोल दिया भाई उसने इतनी तारीख को प्रोवाइड किया। सेम डे तो नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पूरे साल मानना चाहिए। चेक करते हैं उन्होंने क्या माना है। कहाँ गए हम? ये 6,075 तो हम पहले ही निकाल चुके थे। RFA की फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू निकाली थी ना, तो उन्होंने कहा फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से निकाली है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइड उसने चाहा 400 × 2 × 5, उसने सेम डेट ली है जैसा आप समझ रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा समझ से बाहर है। और 25,000 का 10% और 3 महीने के लिए आप भी निकाल लीजिए एक बार। 3 महीने की बोला है उसने, तो इलस्ट्रेशन 14 में कहीं तो 5 महीने नहीं है। हाँ, 1/11/2023 को है ना। कंप्लीट अलॉटेड ही ऑक्यूपाइड द सेम, जिस दिन घर मिला है उसी दिन AC मिल गए होंगे। यही बात सही है क्या? है मेरी बात समझ में आती? ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि एयर कंडीशन उसकी टेलीविजन की कॉस्ट कैसे निकाली उन्होंने? 25,000 है, 10% पूरे साल का है तो कितना हुआ 2500। और कितने महीने के लिए निकालना है? 1 जनवरी को मिला है तो जनवरी फरवरी मार्च, तो निकालो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12। जल्दी जल्दी निकालो। 625, तो शायद यही आना चाहिए उनका। 400 पर मंथ 2 एयर कंडीशनर के 5 महीने के, जिस दिन घर मिला था उसी दिन AC मिले होंगे ऐसा, और प्लस 625 रुपये जो भी आ रहा है। कितना आ रहा था? 625 ही आ रहा था ना, 625। समझ में आया पॉइंट? ये हमारा पॉइंट था किसका वाला? उसने कहा यूजिंग द डाटा इन इलस्ट्रेशन 17, क्योंकि और कोई क्वेश्चन बचे नहीं इनके पास। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर C इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या करते बताइए? फिर तो हम 15% वगैरह लेते थे, या लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट बताएगी, या एग्जेम्प्ट लाइसेंस फीस वाला प्रोविजन था। ठीक है, तो लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट कितना है 700 पर मंथ। और कौन सी तारीख को घर मिला था? 1/11 को, यानी 5 महीने के लिए तो कितना आया 3500। प्लस जो घर की अंदर फर्निशिंग आइटम्स की जो वैल्यूएशन थी वो सेम थी, इसका मतलब वो कितना होगा 4,625। तो कितना आ जाएगा ये? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो परक्विजिट्स में अदर आइटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में? और RFA टैक्सेबल होगा, लेकिन लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट तय करेगी। तो आ गया हमारा कितना 8125, और जितना भी एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा था 1,000 रुपये पर मंथ 5 महीने के लिए, वो माइनस कर देंगे। समझ में आया पॉइंट? पक्की बात है। चलेगा ये आगे 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 हम चले। गर्मी क्यों लग रही है मुझे? चार्ज ले गया था मैं अलग से कि पूरी क्लास जब पढ़ाऊंगा मैं, तो ये नहीं अलग से बोला मैंने, ताकि चार्ज होता रहे। आगे मेरी क्लासेस हैं 3 है ना, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। क्या कह रहे हैं? मिस्टर X रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ मेसेस वाई लिमिटेड। कौन सी तारीख को रिटायरमेंट ली है? 31 जनवरी, यानी कितने महीने की सर्विस कर ली उसने? 10 महीने। बहुत बढ़िया। आफ्टर कंप्लीटेड 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, उसके हिसाब से ही चलेंगे हम। लेकिन बेसिक सैलरी वगैरह कितने महीने की निकालेंगे? 10। ही हैड जॉइंड द कंपनी ऑन 1/1994 एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट। ना इस बात से मुझे कोई लेना देना है, ना वो कितने साल की जॉब कर ली है उससे कोई लेना देना है। उसने कहा ग्रेचुटी मिली है तुम्हें 6 लाख की, और तुम कवर्ड हो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। हो सकता है ये वाला पॉइंट। आगे लीव इनकैशमेंट मिली है 330 दिन तुम्हारे बैलेंस अकाउंट में है, और क्रेडिट हुए थे 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीट ऑफ सर्विसेज। का मतलब ये मेरे ख्याल से जो होमवर्क दिया था मैंने आपको उसके अंदर आया होगा। ये आया था, PDF खोलो। सर आया था 3,30,000 और 330। SM का
क्या इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है वो? हाँ, ये पीडीएफ दी थी ना मैंने आपको। अच्छा, ऐसा ऐसा मिलता जुलता है ग्रेचुटी 7 लाख और ये 3,30,000। ठीक है ठीक है ठीक। चलो, ग्रेचुटी आप कर लोगे ऐसा बोल रहे हो आप, ग्रेचुटी कर लोगे आप, लीव इनकैशमेंट बोल रहे हो। थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा, मुझे लगता है थर्ड पॉइंट मुझे कराने की जरूरत है। एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार विच वॉज परचेज ऑन 30/1/2021। कंपनी ने खरीदी थी 30/1/2021 की बाय द कंपनी फॉर 5 लाख। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर कार। इसका मतलब कार ले ली है, 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। कंपनी डेप्रिशिएटेड द व्हीकल एट 15% SLM। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? क्या मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि हमने तो प्रोविजन पढ़ा है, और प्रोविजन क्या पढ़ा है कि अगर तुम्हें कंपनी स्कीम में ऑफर कर रही है, यूज करने के लिए दे रही है। स्कीम में ऑफर मतलब बेचना चाह रही है ये चीज आपको, बेचने के लिए हमने बोला था अगर कंप्यूटर वगैरह है तो 50% WDV, कार अगर देना चाह रही है तो 20% WDV, और कुछ देना चाह रही है तो 10% SLM के बेस पे। तो ये क्या चीज है बताइए फटाफट से? कार। क्या ये बात समझ में आती है? तो कंपनी जो भी डेप्रिशिएट करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुमने 5 लाख, अब देखो जरा ध्यान से, कौन से दिन रिटायरमेंट हो रही है उसी दिन कार देना चाह रहे होंगे वो आपको। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है? सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, इसमें बता देता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने कहा 30/1/2000 मान लीजिए आपने 21 में खरीदा और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 1/4/2022 को। तो आप ये देखिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कब होंगे? 30/1/2022 को। 1 साल कंप्लीट हुआ, अगला साल कंप्लीट हुआ नहीं, तुमने ट्रांसफर कर दिया, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? उसने कहा ये जो बीच बीच में चिल्लर गिरी है ना, ये मत करना। कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 साल का, बस बात करूँ। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस बाकी इग्नोर कर देना है। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 2027 में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या करूँगा बताइए? मतलब ट्रांसफर इस दिन हो रही है 2027 में, तो बताओगे जरा क्या होगा? तो मैं जस्ट उससे पहले सेम डेट निकालूंगा और जितने साल होते उतने का डेप्रिसिएशन लगा दूंगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। इसे बोलते हैं कि जो भी हम अमाउंट निकाल रहे हैं वो इतनी तरीके से कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस पे निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, देखते हैं। कार कितने की खरीदी थी? 5 लाख की। और कब खरीदी? 30/1/2021। और ऑफर कब कर रहे हो? 31/1/2024। कितने साल? 3 साल के डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसके बाद अगले दिन ऑफर कर रहे हो, तो 3 साल तो पूरे हुए ना। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊं मैं। और कार कितने की है? 5 लाख रुपए की। जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, FM तुम्हें पढ़ाई रखी है, तो मुझे डेप्रिसिएशन बताओ, WDV कैसे निकालूंगा? 5 लाख कितने परसेंट मोटर कार है? तो 20%। 20% मतलब पहले क्या लगेगा? 1 लाख, फिर क्या लगेगा? 80,000, और फिर क्या लगेगा? 64,000। क्या मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं? बताओ कैसे, बताओ कैसे? तो 80% कर देंगे। तो बताओ जरा मुझे WDV कैसे आएगी? और ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 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 डेप्रिसिएशन। दो 2,56,000 की कार की WDV है। फिर ये बताओ तुमने मुझसे रिकवर कितने की है कार के बदले? 2 लाख रुपए। तो बताओ तुमने मुझे फायदा कितने का पहुंचाया? 56,000 का। क्या मेरी बात समझ में आई? ये ट्रांसफर वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट शायद आप नहीं कर पाते और उसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ था। अब आप उसे सॉल्व करेंगे अगर मैंने अमाउंट चेंज की हुई है तो। किया था ये वाला पार्ट सॉल्व या छोड़ दिया था? छोड़ दिया था, क्रॉस लगाया हुआ था उसमें। कैलकुलेटर पे किया था, छोड़ दिया था? कैलकुलेटर पे सैलरी कर रहे हो तो सोचो आप कितने प्रोविजन है, सैलरी कवर्ड, नॉट कवर्ड, सब कैलकुलेटर को बता रही है। नॉट कवर्ड का है, ध्यान रखिए। पेंशन, पेंशन कर लोगे? पेंशन कर लोगे? अगर कवर्ड होगा तो क्या होगा? किस में होता है वो? ग्रेजुएटी में। तो इसमें क्या होता है? मतलब ऐसा होता है ना 1/3 2/3 करते हैं इसमें। हाँ, वो कब करते हैं? मिली होती तो क्या करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रोविजन है। इसमें कंफ्यूज कैसे, मतलब कैसे पूछूं? डियर सनत, है ना? एक बार एक जगह हम बैठे थे तो मेरे साथ कोई पावरफुल व्यक्ति बैठे थे, मतलब तो किसी को मुझे
एप्लीकेशन लिख ली, तो उन्होंने कहा इनको एप्लीकेशन तो रिटर्न में, काम नहीं हो रहा था मतलब मेरा, तो मैं किसी के साथ बैठा था तो मैंने ऐसे लिखा था। अब आज तक क्या सरकारी स्कूल में एप्लीकेशन लिखी थी, डियर प्रिंसिपल मैम आई बैक टू से दैट, इस तरीके से लिखा था। रामकृष्ण सर्वोदय बाल विद्यालय मदनपुर खादर, इस तरीके से लिखा था। अब मैं उस पर लिख रहा था डियर मैम और सर ऐसे करके, आई बैक टू से दैट। कह रहा व्हाई आर यू बेगिंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बेगिंग, ही विल बेग, सी काट एप्लीकेशन, ढंग से लिखो। मैंने हिंदी में लिख के दी, मैंने कहा बात ही खत्म, चलो। उसने कहा कंपनी ने तुम्हें गिफ्ट प्रेजेंट किए हैं 6,000 का, और मैंने तुम्हें समझाया था कंपनी तुम्हारा और मेरा नाता कितने तक है, 5,000 तक। 5,000 तक के गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं, और 5,000 से एक भी अमाउंट ऊपर हुआ तो अमाउंट कितने पे टैक्स लगेगा, 6,000 पे। इसीलिए शगुन बनाए गए 5100, 101, क्योंकि 5,001 रुपए दोगे तो कितने पे टैक्स लगेगा, 5,001 रुपए पे। ये जो गिफ्ट कन्यादान इन सब में ऐसा नहीं होता शगुन के तौर पे 1 रुपए, इनकम टैक्स वालों ने जन्म दिया है इसको। अगर 5,000 रुपए मिल रहे होते ना, इसे ईमानदारी से 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं लगता। अगर 5,001 रुपए मिले तो कितने पे टैक्स लगा, 5,001 रुपए। 6,000 मिले तो 6,000। हालांकि वो नीचे लिखते हैं ऑल्टरनेटिवली दिस अमाउंट कैन बी टेकन एज एक्सीडिंग अमाउंट 1,000, लेकिन वो नीचे लिखते हैं स्टार लगा के ऑल्टरनेटिवली, जो कि उनका जो सजेस्टेड आंसर वाला व्यक्ति जो चेक करता है वो नहीं पढ़ता। तो मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा करेंगे। जी हाँ, 6,000 पे टैक्स लगाएंगे। क्या ये बात, मैंने कहा माइनस करो 5,000 और कितने पे टैक्स लगेगा, 6,000 पे। यही दिखाया मैंने आपको, इसे बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल। जी हाँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको, माइनस करेंगे आप 5,000 लेकिन आएगा 6,000 यार। कह रहे उसके कलीग्स उसे गिफ्ट कर रहे हैं टेलीविजन 50,000 रुपए का। बताइए उसके खुद के कंट्रीब्यूशन से, अपने कंट्रीब्यूशन मिलाए उसने और कलीग्स ने गिफ्ट किए, बताओ कितने से ज्यादा है ये, तो कितने पे टैक्स लगाएंगे। सैलरी पढ़ रहे हैं हम, मेरे कलीग मुझे कुछ भी देते हैं, सैलरी में क्यों आएगा। अभी समझाया है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो चीज देगा, भाई कलीग दे रहे हैं उसमें क्या 5,000 कहां से आ गया। तुम लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या है, मैं समझाता हूँ आज तुम्हें। सर क्लास कब है, सुबह क्लास रख दी मैंने, और ले लो क्लास सुबह में। अब मैंने क्लास दोपहर में रख दी, और ले लो क्लास दोपहर में। अब मैं शाम को रख दूंगा, अब तो हमारी गई बैटरी, और ले लो क्लास शाम में। तो भाई कब पढ़ते हो तुम चमगादड़ो, उल्टा करके रात में पढ़ाऊं तुम्हें, कभी भी टिकते ही नहीं है। सुबह क्लास रख दो तो क्या नाम है, हम नाश्ता करके नहीं आए, हम भूखे मर गए। दोपहर में क्लास रख दो तो और ले लो क्लास दोपहर में, आलस आ रहा है, शाम को रख नहीं सकते, तो कब पढ़ाऊं तुम्हें। हाँ मैं टेढ़ा बैठा हूं, नालायक। गधों वाली बातें खुद करते हैं, फिर कहते हैं और ले लो, फिर समय को दोष देते हैं कि क्लास कितने बजे है। ही हैज ड्रॉन बेसिक सैलरी कितने की, 20,000 रुपए की, और 50,000 पर अलाउंस से इतने समय के लिए पेंशन रिसीव हो रही है। आफ्टर कम्यूटेशन इतनी पेंशन मिल रही है। देखो जरा ध्यान से, 5,000 पर मंथ जो है फ्रॉम पीरियड 1 डे से लेके 3-4 तक आफ्टर कम्यूटेशन। इसका मतलब कम्यूटेशन करने के बाद 5,000 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेशन कितनी अमाउंट की कराई है उसने, 2/3 को कम्यूट करा लिया है। तो क्या मैं 100% अमाउंट निकाल सकता हूं इसका, कैसे, 5,000 को डिवाइड करके 2/3 से मल्टीप्लाइड बाय 3/2 करके, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। 7,500 की पेंशन उसे स्टार्टिंग में ऑफर की गई थी, जिसके बाद उसने कम्यूट कराया है। क्या हुआ, क्या कर दिया उसने, ये समझ में आया आपको। अभी तक क्या देते थे कि पहले कितनी पेंशन मिल रही है और कम्यूटेशन के बाद आपको निकालनी होती है। अब कम्यूटेशन के बाद दे दिया, इसमें हालांकि और कोई पॉइंट है नहीं, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ठीक। 50 नहीं आया, आ गया 56,000। ये कैसे आया, ये समझ में आया। इधर इधर इधर, मोटर कार की वैल्यूएशन जो 56,000 में ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये वैल्यू थी उसकी 256, 2 लाख उसे ले रहे थे, कैसे निकाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूँ अब आगे। इसमें कुछ नए पॉइंट्स थे इसलिए हटा दिया गया, और इसमें भी कुछ नए पॉइंट्स थे इसलिए हटा दिया गया। लेकिन अभी मैं आपको देखो जीवन की सच्चाई बताता हूँ। कोई बच्चा होगा ना जिसने सारे प्रोविजन पढ़े, तो वो खुश होगा, ए भगवान रेड किसी में आएगा। अब इन समय जो मानसिकता हो गई है ना, वो ऐसे देख रहे हैं, अरे रेल स्टेशन निकल जाए बस, रेड आए ना। यू वांट पानी,
यू वांट काला पानी, काला पानी की सजा। पी रहे थे क्या आप? एक्स लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग परक्विजिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को देखो एक्स लिमिटेड परक्विजिट प्रोवाइड करती है। अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, टेकन ऑन लीज। लीज वर्ड का मतलब क्या है? रेंट पे। कंपनी ने लिया था 15,000 पर मंथ के और 5,000 पर मंथ तुमसे रिकवर कर ली। तो बच्चा क्या कहेगा? 15,000 पर मंथ का है माइनस 5,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और जीवन सफल। कंपनी ने लिया 15,000 पे और एम्प्लॉय से कितने चार्ज किए? 5,000। डिफरेंस कितना आया? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। क्या ये बात समझ में आई या और कुछ करेंगे? जी हाँ, इतना सारा जो पढ़ाया वो किसके लिए पढ़ाया आपको? रेंट पे जब लेते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन पे जब लेते हैं तो लेते हैं व्हाट? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर करेंगे। तो बच्चा क्या कहेगा? 15 माइनस 10, 10,000 और 1,20,000 होते। कैलकुलेटर की कभी हाथ नहीं लगाया मैंने, ऐसी सॉस, वो भी पेन को हाथ नहीं लगाएगा। चेक कर। हाँ। मुझे बस ये पता चल जाएगी उसे सैलरी कितनी मिल रही है। कह रहा है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट कितनी है? 10 लाख। इसका मतलब क्या है? कह रहा है तुम सॉल्व करो बस, धड़ाधड़, रुकना नहीं चाहिए कहीं मामला। तो इसका मतलब 10 लाख का निकालिए 15%। क्या हो गया यार इसको? तीसरा डिवाइस किसका कनेक्ट हुआ है? ये कितना आ जाएगा? 1 लाख, 1.5 लाख। और उसने रेंट पे कितने पे लिया था? 15,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12। कहीं रिटायर तो नहीं हो रहा? एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं तो बताइए फटाफट से कितना? 1.8 लाख, विच एवर इज लोअर। ये क्या होगी बताइए? इसमें से माइनस करूंगा किसको? ये तो एग्जेम्प्ट अमाउंट आ गई, तो टैक्सेबल क्या होगी? हाँ, ये लो, ये लो, एक सेकंड। बताओ बताओ। हैं? अब जूम करूं? माइनस करते सर 5,000 जो रिकवर किया है ना। हाँ, वो तो सही है, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ कुछ? ये तो एग्जेम्प्ट अमाउंट आ गया। सर इससे माइनस करते ना। वो तो आप सही है, लेकिन कौन से अमाउंट रिसीव हुई है जिसमें से पहले से माइनस करूं तभी तो? क्यों? बस ऊपर कुछ नहीं मिला? क्यों? ये परक्विजिट का क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्शन नहीं, वैल्यूएशन निकालते कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। देखो ना बच्चा निकला तो वैल्यूएशन हुई, वैल्यूएशन। अच्छा बच्चा क्या कह रहा है? कुछ है ही नहीं। 1.5 लाख, उसमें से माइनस करेंगे जितना तुमसे रिकवर कर लिया। रिकवर कितना कर लिया? 60,000। तो कितना मतलब? 1,20,000। क्या मेरी बात समझ आती है? ये 1,20,000 का आपका RFA है। 5,000 ही रिकवर किया था ना? हाँ हाँ, माइनस करके इतना नहीं आएगा, ये बात सही है। और बच्चे देखो जिन्हें जल्दी है घर जाने की, वो क्या करें? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते है ना, बस क्लास जल्दी छोड़ दो। आगे, फर्नीचर जिसके हायर चार्जेस एक्स लिमिटेड ने पे किए हैं 300 पर मंथ और कुछ भी रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो भाई फर्नीचर है, लेकिन ये तो रेंट पे है, तो सीधा सीधा 3,000 इंटू 12 कर दो या कुछ निकलेगा? बताओ बताओ जल्दी। फर्नीचर है, ऊपर वाले की तरह कुछ करूंगा या सीधा सीधा 3,000 इंटू 12 कर दूंगा? ऊपर वाले में देखो 15,000 का रेंट पे कर रहा था, लेकिन मैंने 15% अब निकाला तब भी। अभी 3,000 है तो क्या इसका 3% करूंगा या एज इट इज़ कर दूंगा? मैंने कहा घर मिला था हमें, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया घर और मुझे प्रोवाइड कर दिया। जितना रेंट पे कर रहा था मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी करके निकाला। इस बार वो मुझे क्या प्रोवाइड करना है? फर्नीचर। और फर्नीचर के लिए रेंट दे रहा है 3,000 का। तो मेरे लिए जो फायदा है वो डायरेक्ट 3,000 इंटू 12 कर दूँ या कुछ और भी करूँगा? डायरेक्ट करेंगे। क्या ये बात समझी? तो फर्नीचर है, खरीदा होता तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट करते, इसमें कोई 15% ऑफ सैलरी जैसा नहीं होगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो 3,000 इंटू 12 बताइए कितना हो जाएगा? 36,000। तो मेरे पास दो अमाउंट आ गई हैं टैक्सेबल, 90,000 और 36,000। आगे चलते हैं। कार प्रोवाइड की गई 1200 सीसी, मतलब छोटी कार या बड़ी कार? छोटी कार।
विच इज ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड, मतलब किसकी है, एम्प्लॉयर की, गिवन टू मिस्टर वाई फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। इसका मतलब तीसरी वाला जो कॉलम है हमारा वो वाला आएगा। ऑल द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड इज आल्सो प्रोवाइड विद अ चॉफर। अब बताओ यहां पर समझ में नहीं आया कि यहां पर इसको खाना बनाने वाला व्यक्ति क्यों दे रहे हैं, ड्राइवर है वो। तो 1800 पर मंथ क्योंकि छोटा है इंजन उसका, 1800-2400 वाली कैटेगरी में ये आ गया ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, और मैंने सही लिखा है ये, ऐसे कर लो, आप जूम कर दिया, आप बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, ये वही वाला तो केस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फटाफट से मुझे 12 से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। हाँ जी 32,400, ये तीसरे वाले के परक्यूजिट की वैल्यू निकल गई। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। फिर चला मैं आगे, उसने कहा गिफ्ट वाउचर मिला है 10,000 का बर्थडे पे, किसने दिया है ये नहीं बताया। एम्प्लॉयर ही तो देगा भाई, एम्प्लॉयर से कितनी चीजें मिली है, यही तो मिली, फॉलोइंग परक्यूजिट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर। बताइए कितना माइनस कर दूंगा इसमें से, कितना 5,000, और कितना आ जाएगा 10,000 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात। अब मुझे बताइए फटाफट से किस किस अमाउंट पर टैक्स लग रहा है, याद रखेंगे आप। 90, 36, 32,400 और 10, बोलो। बहुत बड़े, मतलब जागे हुए हो तुम। तो पहले जो अमाउंट आया, इन सबको ऐड करना जरा, जो मैंने बोला है। हाँ, यही आ रहा है 1,68,400। बहुत बढ़िया। अलग आ रहा था? नहीं, ठीक। क्या ये बात समझ में नहीं, उसने दिमाग में कर लिया। इधर आते हैं अब, इधर 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 पहले मैं दिखा दूंगा कितनी इलस्ट्रेशन है, इससे पहले कि आप और इस तरीके से देखें कि मैं जल्दी से जल्दी क्या नाम है गड़बड़ कर दूं। तो मैं आया इलस्ट्रेशन नंबर किस पे, 24 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 के बाद 25 हमें करनी नहीं है, और ये बस प्रैक्टिकल 7 क्वेश्चन बच जाएंगे। तब तक तो तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही दोगे शक्ल बना बना के, है ना। तो पहले इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर गोयल रिसीव्स फॉलोइंग एमोलमेंट्स, मतलब फायदे मिल रहे हैं उनको, पैसे मिल रहे हैं 31 मार्च 2000, मतलब रिटायर नहीं हो रहे। बेसिक डीएनएस अलाउंस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो रिम्बर्स हुए, प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर गोयल ने कंट्रीब्यूट किए हैं 5,000 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मिस्टर गोयल मतलब कौन, एम्प्लॉय। तो इसका मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं। ही हैज नो अदर इनकम, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी। गोयल की कौन सा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बताए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इस पर क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ कौन से वाले पार्ट पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसकी हम क्या निकालेंगे, डिडक्शन या एग्जेम्पशन। डिडक्शन जब पूरी ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो फटाफट से आप मुझे बताएंगे, क्या मैं इन सभी को प्लस प्लस करता जाऊं, कैलकुलेटर पे ग्रॉस सैलरी निकाल के दिखाइए मुझे जल्दी से, सबको प्लस कर दो सबको, और फिर जो गलत करोगे प्लस जो नहीं होना चाहिए था उसके लिए पीटूंगा मैं तुम्हें। 1 मिनट लो। मेडिकल एक्सपेंडिचर जो रिम्बर्स हो रहे हैं, मेरा फायदा है, मेरे मेडिकल एक्सपेंडिचर है, मेरा एम्प्लॉय दे रहा है, मेरा एम्प्लॉयर दे रहा मतलब। लेकिन 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 जो प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए के पे हो रहे हैं वो मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन जिसमें से 1,000 जो है एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो पहले 1,000 मेरी सैलरी में ऐड होगा, 2,000 नहीं। इसका मतलब यहां पर जो आप ऐड करेंगे वो कितना ऐड करेंगे, 1,000। लेकिन जब मैं माइनस करूंगा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में, तो कितना माइनस करूंगा, दोनों 2,000। क्या ये मैंने बताया था आपको डिडक्शन पढ़ाते समय, जो प्रोफेशनल टैक्स आप टोटल पे करते हैं वो माइनस होते हैं, एम्प्लॉयर कुछ पे करा तो वो भी होगा माइनस, लेकिन पहले ऊपर ऐड होगा। वो रिम्बर्समेंट वाले ऐड होंगे। भाई फायदा है ना मेरा, मेडिकल एक्सपेंडिचर मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, जल्दी से ऐड करो, सब कुछ ऐड कर दो। 4 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 25,000 और प्लस 1,000, कितना आ रहा है, 7,76,000। और बाकी सबका अलग आया होगा, कितना आ रहा है, 7,16,000। आया, सैलरी करानी थी मुझे, लाइट चली गई। एग्जेम्प्ट करूँ या डिडक्शन लिखूँ, डिडक्शन। कितनी डिडक्शन मिलेंगे बताओ, टोटल मिला के कितनी डिडक्शन मिलती हैं, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। और क्या तीनों ही है मेरे पास, यस। तो सबसे पहले मैं कौन सी डिडक्शन दे दूँ इसको, स्टैंडर्ड वाले। तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की मिलती हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी मुझे 50,000 रुपये की। फिर मुझे किसकी मिलेगी बताइए, मैं पहले प्रोफेशनल टैक्स लिख देता हूँ,
प्रोफेशनल टैक्स कितने होंगे 2000 पूरे के पूरे, चाहे कोई भी पे करे, मेरे भी यहाँ पे जो मेरा फायदा था मैं ऊपर ऐड कर चुका हूँ। और अब आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, जो कि ये कहता है कि इनमें से कौन सा वाला 3 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जेम्प्ट। पता है आपको ये चीज़? 3 पॉइंट है इसमें या 2 पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। और कितना रिसीव हो रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस? 40,000। फिर बी पॉइंट आता है 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। तो 1/5 कितना होगा बेसिक सैलरी का? 4 लाख का 1/5 ऑफ 4 लाख कितना आएगा? 80,000। तीसरा क्या था? और मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 5,000 की, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और लीस्ट कितना है इसमें? 5,000। इसलिए जो अमाउंट आएगी यहाँ पर वो आएगी 5,000। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? ये हमने निकाली कौन सी डिडक्शंस। अब ज़रा इसको फटाफट से माइनस करके बता दीजिए कितना। हाँ जी, 6,59,000। क्या मेरी बातें समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ये इलस्ट्रेशन हो चुकी है पूरी। और 6,59,000 आप भी बाकी सारी अमाउंट्स मैच कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो इलस्ट्रेशन है वो हमें करनी नहीं है। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिकल। तो लेटेस्ट डू प्रैक्टिकल। आते हैं इधर, मैं ही करा दूं या एक बार आपको करने के लिए दूं, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पर मार्क किया इसका मतलब इसमें कोई नया पॉइंट आ रहा है, नया पॉइंट नहीं आ रहा है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें बताया कौन से पॉइंट में नया पॉइंट आया। एक जिसमें मैंने आपको आरपीएफ वाला वो दिखाया, एक असेट ट्रांसफर वाला दिखाया, और एक ट्राइबल एरिया अलाउंस। 3 पॉइंट नए थे, बाकी सब वही है जो मैं करा रहा हूँ। ये मेरी बात समझ में आती है? अब आप देखना इस वाले में पूरा एचआरए का क्वेश्चन है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें अकोमोडेशन वाला पॉइंट है। लोन वाला आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप भी दे सकते हैं। 6.75% पे लोन दे रहे हो और मार्केट में रेट 12.75% है। तो जो भी ब्याज का गैप आएगा वही आपका फायदा है जो एम्प्लॉयर से मिल रहा है। आगे सन अलाउ है मोटरसाइकिल, उसके सन को अलाउ करने दी मोटरसाइकिल बिलोंगिंग। तो मोटरसाइकिल वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? भाई यूज करने के लिए दिया है तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। यही मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, और ये किस में आती है? अदर एसेट। क्या ये बात समझ? और बेटे को दी है इस्तेमाल करने के लिए, इसका मतलब क्या है? पर्सनल यूज है, बोथ यूज है। वो कार में होता है हालांकि, लेकिन ये कौन सा यूज है? तो ये अदर असेट में आ गया। 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट से प्लस हो जाएगी। ये गलत कर सकते थे आप। प्रोफेशनल टैक्स बाकी आपको पता ही है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका मैं सब कराऊंगा, मन करे तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। 4th क्वेश्चन में भी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी बोनस मिल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, और ये वो करता है 16% ऑफ बेसिक सैलरी निकालेंगे, लेकिन जो 12% निकालेंगे वो अपने हिसाब से निकालेंगे, वो ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है। लैपटॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है पर्सनल यूज़ के लिए। लैपटॉप का 45,000 है और कंप्यूटर इतने का है जो कि कंपनी ने खरीदे। पता क्या करें उसमें? एग्जेम्प्ट कुछ नहीं करते हम। लैपटॉप और कंप्यूटर को अगर यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो कुछ नहीं करते। बेच रहे हो तो 15% WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मोटर कार की बात की जा रही है। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको करना नहीं है इसमें। इस वाले पार्ट को लीव ट्रेवल कंसेशन को छोड़ दोगे, ब्लैंक अमाउंट छोड़ दोगे और नीचे वर्किंग नोट का स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। फिर है 5th क्वेश्चन, इसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5th 6th 7th मुझे कराने, अगर आप बोलो तो मैं अभी करा दूं या फिर कल की क्लास में प्रैक्टिकल कराऊं, जल्दी से बताओ क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं। आप बताओ। हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, कब तक दूसरे बच्चों की आड़ में अपना भी काम हो जाए? कल करा दो। हाँ कल 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 सभी बच्चों का नाम लगना चाहिए कि सब बच्चे कह रहे थे कल के। ऐसा होता है ना, 1-2 बच्चों को पकड़ लेते शक्ल बना रहे बैठ के, लगना चाहिए ऐसा कि सब बच्चे चाहते हैं कल हो ऐसा। और अगर कल ऐसा नहीं लगा, आंसर आ जाने चाहिए एक बार में, वरना आपको लगेगा। बंद कर दो। थक बड़ी जल्दी जाते हो, समय की वजह से है क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आया।